आप सभी को राधे राधे। अयोध्या में तैयारियां। मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराजा जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान महाराजा दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के मंत्री ने कहा, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है। महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा से उन्होंने आपके पास ये संदेश भेजा है कि समस्त संसार को ज्ञात है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर जी के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यंजा चढ़ा देगा, उसके साथ वे राजकुमारी सीता जी का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण जी दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। राम जी ने धनुष पर प्रत्यंजा ही चढ़ा दी, बल्कि उस धनुष को 2 टुकड़े भी कर दिए। इस पर उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम से सीता जी को प्राप्त कर लिया। राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए ये संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बंधुओं, मंत्रियों, पुरोहितों तथा गुरु शिष्ट जी के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें, ताकि राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ सौभाग्यशाली सीता जी का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके, मिथिला नरेश कन्या के तन से उत्पन्न हो सके। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण जी की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर वे मंत्रियों से बोले, हे मंत्रीवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण जी से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप शीघ्र ही परिजनों, दरबारों के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था कीजिए। समस्त बंधु बधाओं, राज के प्रतिष्ठ से साहूकारों, विद्वानों आदि सबको बारात में चलने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। सेनापति जी से कहिए कि वे शीघ्र चतुर्गिनी सेना को तैयार होने पर आदेश दें। यदि संभव हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम सब लोग कल ही प्रस्थान कर सकें, क्योंकि हमारे संबंधी मिथिला नरेश ने हमसे बहुत शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु शिष्ट जी से वामदेव, जाबली, कश्यप, मार्कंडेय, महर्षि कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी ये प्रार्थना करें कि वे कल प्रातःकाल हम लोगों के चलने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर जाएं। इस बीच में हम तीनों महारानियों को ये शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार करें, उनके खान पान, ठहरने आदि का समुचित प्रबंध करें। इसके पश्चात वे स्वयं राजप्रसाद के अत्यंत पूर्व में पहुंचे और तीनों रानियों को बुलाकर ये शुभ स्वाद सुनाना है। शीघ्र ये समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगल गान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगा। महाराजा की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा वृत्तगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मन में अद्भुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का समाचार हो गया। सभी लोग अभूतपूर्वक द्रुत गति से समस्त कर्मों को संपन्न कर रहे थे। अद्भुत रात्रि होते होते चलने की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई। दूसरे दिन दलबल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिनों तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची, जहां ज्ञात होते हैं कि अयोध्या नरेश ऋषि मुनियों, मंत्रियों, परिजनों अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट आ पहुंचे। मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों, पुरोहित, मुनियों, विद्वानों आदि को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। राजा दक्ष का बड़ा आदर सत्कार किया और कहा, मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ। आपके पदार्पण करने से जनकपुरी की भूमि धन्य हुई। आपने सीता जी को अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है। ये मेरा अहोभाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि शिष्ट, वामदेव, मार्कंडेय, कात्यायन जैसे परम तपस्वी माताओं के चरण पड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार आपके भाग्य की सराहना करूं। इस प्रकार समस्त अगत महानुभावों का सत्कार करते महाराजा दक्ष को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों, बंधुओं, मंत्रियों और सैनिकों को जनवासे में ठहराने की सूचित व्यवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र जी और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके कृत्य और पराक्रम का विवरण सुनते रहे।
इस विवरण को सुनकर कभी वे आनंद से रोमांचित हो जाते और कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगते। कभी प्रशंसा में अपने राजकुमारों को पीठ थपथपाने लगते और बातचीत करने के पश्चात भोजन आदि से निवृत्त होकर वे विश्राम चले गए। महाराजा जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशल ध्वज साकर्षपुरी में रहकर राजा का प्रबंध किया करते थे। सीता जी के विवाह का समाचार पाकर महाराजा वे भी साक्षरपुरी में मिथिला आ गए। अपने आग्रह महाराजा जनक तथा गुरु शांतानंद जी को प्रणाम करके साक्षर वे बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए आप विवाह संबंधी कार्यों का शुभारंभ करने देना चाहिए। इस पर जनक जी ने शतानंद जी से कहा, हे गुरुवर, भाई कुशल ध्वज के कहने के अनुसार हम शुभ रीतियों और विधि विधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए। आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराजा दक्ष को राजकुमारों सहित आदर पूर्वक यहाँ लिवा आइए। शतानंद जी से जनवासी में महाराजा दक्ष के पास पहुंचे, उनसे आदर पूर्वक बोले, महाराजा जगीराज मिथिला नरेश महाराजा जनक आपके कनिष्ठ भ्राता कुशल ध्वज परिजनों समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शन के लिए उत्सुक हैं। अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधारकर उनसे किताब कीजिए। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ गुरु शिष्य मंत्रियों राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे, जहां राजा जनक उनकी प्रतिज्ञा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सबका स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु शिष्ट जी के राजकुमारों का गोत्र पढ़ना आरंभ किया। इस प्रकार था। दशरथ जी के पिता का नाम अज था और दशरथ जी के 4 पुत्र रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब आप भी अपनी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह जैसे मंगलिक अवसरों पर दोनों ही कुल अपने अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराजा जनक बोले, महर्षि, आपने समर्था उचित बात कही है। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में निमि नामक एक अध्यात्म राजा थे। उनके मिथि नामक पुत्र हुआ, जिन्होंने मिथिला बसाई। मिथिली के पुत्र का नाम जनक था। उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते हैं। जनक के पुत्र उद्वासु और उद्वासु के पुत्र निंदिवर्धन हुए। निंदिवर्धन के पुत्र का नाम शूरवीर था। शूरवीर के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र देवव्रत हुए। देवव्रत के पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सिंहदत्ति हुए। सिंहदत्ति के पुत्र का नाम दृष्टकेतु था। दृष्टकेतु के पुत्र हाशन हुए। हाशन के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतिदंत की उत्पत्ति हुई। प्रतिदंत के पुत्र कीर्तत, कीर्तत के पुत्र देवमीर थे। देवमीर के पुत्र विबंधु और विबंधु के पुत्र महेंद्रक हुए। महेंद्रक के पुत्र का नाम कीतर्थ था। कीतर्थ के पुत्र महारोमा हुए। महारोमा के पुत्र स्वरोमा हुए। स्वरोमा के पुत्र हस्वरोमा हुए। हस्वरोमा के 2 पुत्र, उनमें से बड़ा मैं हूँ और मुझसे छोटा कुशल ध्वज है। हम दोनों भाई इसी प्रदेश में रहकर राजकाज संभालते हैं। कुछ काल पहले साकश्यप के प्रकर्मिक राजा सुंदरवन ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। वे चाहता था कि मैं सीता का विवाह उनके साथ कर दूं। मैंने उनकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, जिसमें सुंदरवा मेरे हाथ में मारा। तब से मेरा कनिष्ठ भ्राता कुशल ध्वज साक्ष्य पर शासन करता है। मैं मिथिला पर मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र जी के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण जी के साथ करना चाहता हूँ। मैं 3 बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याएं आपको वधुओं के रूप में समर्पित करता हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप इससे गोदान कराकर नदी मुख श्रद्धा का कार्य संपन्न कीजिए। इसके पश्चात लोक परिचित अनुसार विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। ये अवसर स्वतः उपयुक्त एवं कलाकारी है। आज मघा नक्षत्र है। आज से तीसरे दिन फल्गुनी नक्षत्र होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों के भाइयों के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, स्वर्ण, तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, आप और राजा दक्ष दोनों के ही कुल धर्मपरायण कृतयुक्त समान है। इन दोनों कुलों में विवाह संबंध समर्थना युक्त है। सीता और उर्मिला भी राम और लक्ष्मण जी के स्वर्थ उपयुक्त है। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशल ध्वज भी आपकी ही भांति धर्मपरायण और प्रीतमास्पद है। इनकी भी 2 रूपवती सुंदर विवाह योग्य कन्या है। हे नरेश, मैं चाहता हूँ कि उनका विवाह महाराजा दक्ष के 2 योग्य परकामी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए।
विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आप इसके देश को स्वीकार करते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि वे कुशल ध्वज की दोनों ही कन्याओं मांडवी और श्रुतगति को अपनी अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश ने